गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सभी दोस्तों को नमस्कार। शिल्पा जी, समिता जी, सरदार सिंह जी, राजेंद्र जी, शीला जी, कविता जी, सभी दोस्तों को नमस्कार। आज हम लोग जिस टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं एकदम नया टॉपिक है और वो टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार यानी मूल अधिकार। दोस्तों, आपको पहले से इस बात की सूचना है, इस बात की खबर है कि हम लोग पॉलिटी को पढ़ रहे हैं, नए सिरे से पढ़ रहे हैं, नए कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ रहे हैं, बहुत सारे नए तथ्य भी इसमें हम लोग जोड़ कर पढ़ रहे हैं। तो सभी दोस्तों, राम सुख जी, मुझे नमस्ते मिल गया आपका, किरण जी, दिनेश जी, विनोद जी, मुकेश जी, सभी दोस्तों को नमस्कार। टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं, फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार या मूल अधिकार। मूल अधिकार, जो दोस्त नोट करना चाहते हैं ऑब्वियसली वो नोट कर सकते हैं। आपके प्रश्नों का स्वागत रहेगा, ऑब्वियसली स्वागत रहेगा। अभी तो टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और बहुत धीमे धीमे पढ़ेंगे, जैसे ऑफलाइन क्लासेस में आप लोग पढ़ते रहें, लगभग उसी तरह की गति रहेगी, लेकिन नए फैक्ट रहेंगे, नए कॉन्सेप्ट रहेंगे, नए सिरे से ये पॉलिटी है। तो गोपाल जी कह रहे हैं कि अच्छे हैं सर, चलिए मैं भी बहुत अच्छा हूँ, तो अब हमको जुड़ जाना चाहिए। शालिनी जी कह रहे हैं कि मैं आज फर्स्ट बार क्लास लूँगी सर आपकी। तो मेरे सब दोस्तों से मेरा यही निवेदन है कि जो भी पहली बार क्लास में आ रहे हैं वो हमारे पुराने वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि एक बहुत बड़ी दिक्कत आती है पॉलिटी में सारे टॉपिक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मैंने आपको सैटरडे को ही इस बात की जानकारी दे दी थी कि अब हम लोग फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे, मौलिक अधिकार पढ़ेंगे, और आपको ये भी बता दिया कि कम से कम 12 घंटे तक हम मौलिक अधिकार पढ़ेंगे। तो आज 3 दिन से आज से क्लास स्टार्ट हो रही है 3 घंटे की, और फिर 3-3 घंटे रोजाना हम लोग मौलिक अधिकार पढ़ेंगे। इस दौरान मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब अपनी ये क्लास ना रहे तो आप जो बाकी वाली जो पहले जो क्लासेस हो रखी है उसको ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि सारी क्लासेस दोस्तों एक दूसरे से जुड़ी हुई है। पहले के कॉन्सेप्ट को अगर आप नहीं समझे तो आगे के कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएंगे। तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, तो जो पहली बार जुड़ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है पुराने क्लासेस देख लें, और जो सारे मित्र लोग हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि प्रश्न जो भी पूछें फंडामेंटल राइट से पूछें, और जहां हम लोग चल रहे हैं वहां तक पूछें। ऐसे नहीं कि मैं अनुच्छेद 12 की बात कर रहा हूं, आप कहेंगे अनुच्छेद 23 और फिर ऊपर से कहेंगे सर फंडामेंटल राइट तो है ही है। भाई फंडामेंटल राइट तो है, लेकिन टॉपिक से रिलेटेड होंगे तो बढ़िया रहेगा। तो मेरी बात से आप लोग सहमत होंगे इस बात से। मूल अधिकार भाग 3 में इसका उल्लेख है, और ये जो है अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक है। दोस्तों, पहली बात, कई सारे मित्र कहते हैं कि सर हमारे फंडामेंटल राइट जो है वो 6 है। पहला फंडामेंटल राइट अनुच्छेद 14 से 18 तक है, और जो छठा यानी लास्ट जो मौलिक अधिकार है वो अनुच्छेद 32 में है। तो 12 और 13 को क्यों काउंट करें, वो ऐसा कहते हैं। और वो ये भी कहते हैं कि 33, 34 और 35 में तो मौलिक अधिकारों का उल्लेख है ही नहीं, तो इसका हम उल्लेख क्यों करें, वो अक्सर ऐसा प्रश्न करते हैं। दोस्तों, मेरा आपसे रिक्वेस्ट यही है कि मौलिक अधिकार तो टॉपिक हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा फंडामेंटल राइट टॉपिक पढ़ते समय जिस पर ज़्यादा बल देने की आवश्यकता है वो है अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 34 व अनुच्छेद 35। जो लोग ये कहते हैं कि इनको फंडामेंटल राइट में काउंट नहीं किया जाना चाहिए, मेरे हिसाब से आजकल वहाँ से बहुत अच्छे प्रश्न बनते हैं। इसलिए आप हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा, मौलिक अधिकार कहाँ से स्टार्ट होते हैं, अनुच्छेद 12 से स्टार्ट होते हैं और अनुच्छेद 35 तक है। पहला प्रश्न तो यही है। कैसा प्रश्न बन सकता है, जरा सुनिएगा। मौलिक अधिकारों का उल्लेख है, नंबर 1 अनुच्छेद 12 से 35 तक, नंबर 2 अनुच्छेद 12 से 32 तक, नंबर 3 अनुच्छेद 14 से 32 तक, ऑप्शन नंबर 4 अनुच्छेद 14 से 35 तक। इस तरह के ऑप्शन आ सकते हैं। मुझे लगता है ज़्यादातर विद्यार्थी चांस लेंगे 14 से 32 तक, लेकिन आपको ध्यान रखना है 14 से 32 तक फंडामेंटल राइट्स
कौन कौन से हैं ये जरूर बात उल्लेखित है, लेकिन अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 13, 33, 34 और 35 ये जो पांचों आर्टिकल है, इसको पढ़े बिना आप फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट समझ ही नहीं सकते। इसलिए आंसर क्या होगा, 12 से 35 होगा। ये आप गांठ बांध कर रख लेना, इसमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। चयन जी कह रहे सर राजनीति की सारी क्लास आपसे ही पढ़ाए गए क्या? देखिए मुझे मालूम नहीं ऑफलाइन का क्या सिस्टम है, लेकिन ऑनलाइन में जो आया हूँ यहाँ पर हम लोग ही बात करेंगे और बहुत डिटेल में बात करेंगे। आरएस के हिसाब से भी हो सकता है, यूपीएससी के हिसाब से भी हो सकता है, ग्राम सेवक, पटवारी, थर्ड ग्रेड, रीट, आप किसी भी तैयारी कर रहे हो उन सब में ये सब चीज़ें काम आएगी। तो राजेंद्र जी 14 से 35 नहीं कहना है आंसर, जैसा निशा जी कह रही है कि 12 से 35। गीता जी यस, आंसर 12 से 35 तक ही है, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। एक बात, पहला बात तो यही है, अच्छा सवाल ये बन जाता है और अक्सर कन्फ्यूजन रहता है। ऐसे प्रश्नों को मैं अक्सर ये कहता हूँ कि अगर इन प्रश्नों को अगर हम लोग गलत करते हैं दोस्तों, तो ये आत्मघाती कदम है, ये एक तरह से सुसाइड है। सुसाइड क्यों है? क्योंकि ये बहुत आसान प्रश्न है और इस गूगली में अगर हम लोग फंस गए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। ऐसे प्रश्नों को राइट करना चाहिए। ये गूगली वाले प्रश्न हैं और यही मेरिट को बनाते हैं और बिगाड़ते हैं। एक अच्छा पढ़ने वाला स्टूडेंट भी इसमें गलती कर सकता है। तो आंसर क्या होगा, 12 से 35, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। दीपेंद्र सिंह जी चरण स्पर्श, ठीक है, नमस्ते सबको। अब मुझे लगता है कि अपने को टॉपिक पर बात कर लेनी चाहिए। दूसरी बात दोस्तों, ये जो भारतीय संविधान का जो भाग 3 है, ये जो भारतीय संविधान का जो भाग 3 है, ये संविधान का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। सबसे महत्वपूर्ण भाग किस तरह से है जरा देखिएगा। एक शब्द बोल रहा हूं मैं, इसे भारतीय संविधान का मेघना कार्टा कहते हैं। भाग 3 को भारतीय संविधान का मेघना कार्टा कहते हैं। तो जो मित्र नोट करना चाहते हैं वो नोट भी कर सकते हैं, भारतीय संविधान का मेघना कार्टा। अब एक प्रश्न यहां से कथन और कारण का है। कथन और कारण का बहुत अच्छा प्रश्न बनता है, अभी मैं आपके सामने रखूंगा, आप मुझे इसका जवाब दीजिएगा। चलिए, मेघना कार्टा जो शब्द है इसका हिंदी में मतलब होता है अधिकार पत्र। अधिकार पत्र, ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि भाग 3 को भारतीय संविधान का मेघना कार्टा क्यों कहा जाता है, या भारतीय संविधान का वह कौन सा भाग है जिसे मेघना कार्टा कहा जाता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना क्यों कहा जाता है, इस कहानी को हम लोग देखेंगे। अनिल जी कह रहे हैं कि सर रीट का 2nd लेवल का कोर्स ले रखा है पर क्लासेस कहाँ पर पढ़ सकते हैं? आप जो आपके ऐप में उपलब्ध है उसको जरूर पढ़िएगा आप। दलवीर जी कह रहे हैं सर संविधान के सभी भागों को कराना। देखिए संविधान के सभी भाग तो संभव नहीं है, लेकिन जितना हो सकता है हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि खुलकर पढ़ रहे हैं। खुलकर पढ़ने का मतलब जितना पढ़ सकते हैं पॉलिटी में वो सारी बात करेंगे। गजेंद्र जी कह रहे हैं कि कंप्यूटर जी पूरा विस्तार से पढ़ाना है और एक भी प्रश्न बाहर से नहीं जाना चाहिए। देखिए गजेंद्र जी, मैं ये कभी भी दावा नहीं करता हूँ कि जो पढ़ा दिया उससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। मैं तो एक बहुत मामूली सा व्यक्ति हूँ, बाहर जा सकता है, लेकिन हम कोशिश करेंगे गजेंद्र जी, आप और हम सब मिलकर कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को हम लोग कवर करें। कई बार प्रश्न बाहर चले जाते हैं, वो अपने हाथ में नहीं होते हैं। सुरेश जी कह रहे हैं कि संविधान की आधारशिला भी कहा जाता है। हाँ, संविधान की आधारशिला ग्रैनविल ऑस्टिन ने कहा है, अभी बात करेंगे थोड़ा सा। पर इसको देखिए, इसे भारतीय संविधान का मेघना कार्टा कहते हैं। एक अच्छा प्रश्न ये है, किस भाग को कहते हैं? आंसर हो जाएगा भाग 3। लेकिन दोस्तों, जो लोग आरएस की तैयारी कर रहे हैं, जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ मैंने आपको पहले क्या दिया, खासकर जो 2nd ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं एसएसटी के हिसाब से, वहाँ कथन और कारण का प्रश्न आता है। मेघना कार्टा क्यों कहा जाता है, तो इसका मैं आंसर दे रहा हूँ। एक्चुअली में इंग्लैंड में राजतंत्र था, आज भी राजतंत्र है इंग्लैंड में। आज के राजतंत्र, इंग्लैंड का जो राजतंत्र है, उसके लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, संवैधानिक राजतंत्र। दोस्तों, ये बहुत अच्छा प्रश्न हो सकता है। इंग्लैंड में आज के दिन भी राजतंत्र है, यानी मोनार्की है। आप देखिए, इंग्लैंड में आज भी राजा का शासन है,
लेकिन जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है वहाँ के राजतंत्र के लिए, उसे क्या कहते हैं? संवैधानिक राजतंत्र। दोस्तों, ये एक बहुत अच्छा प्रश्न हो सकता है कि इनमें से कौन से देश में संवैधानिक राजतंत्र है? ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, अमेरिका में, नेपाल में, इस तरह से। तो आंसर होगा इंग्लैंड। तो आपका प्रश्न तैयार है। संवैधानिक राजतंत्र से आपका क्या मतलब है? आप मुझसे ऐसा प्रश्न करेंगे, ठीक है? तो आप जो प्रश्न करेंगे उसका मैं पहले से जवाब दे देता हूं। दोस्तों, राजतंत्र और संविधान दोनों एक दूसरे के विपरीत है, ये मान के चलना। राजतंत्र का मतलब है कि राजा के मुंह से जो शब्द निकला है वही कानून है, दूसरा कोई संविधान नहीं है। राजा के मुंह से जब निकल गया कोई चीज, वही कानून है, वो राजतंत्र की विशेषता होती है। और संविधान उन देशों में होता है जहाँ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, जहाँ विधि का शासन होता है, जहाँ सब लोग बराबर माने जाते हैं, वो होता है संविधान। आपको बड़ा जानकर ताज्जुब होगा कि इंग्लैंड में संविधान भी है और राजतंत्र भी है। राजतंत्र इसलिए क्योंकि आज भी वहाँ सर्वोच्च सत्ता राजा के अधीन है, क्राउन के पास है, वहाँ राजा का पद भी है। और बाकी इंग्लैंड में आज सारी की सारी जो शासन व्यवस्था है वो संविधान के तहत संचालित की जाती है। इसलिए संविधान और राजतंत्र दोनों का मिक्सअप है। इस वजह से इंग्लैंड के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है वो है संवैधानिक राजतंत्र, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। याद रहेगा आपको। मैंने इंग्लैंड की बात क्यों की? दोस्तों, इंग्लैंड में राजा के सामने इंग्लैंड की जनता ने एक दिन आंदोलन किया, एक क्रांति कर दी। क्रांति करके कहा कि आप हमारा शोषण करते हैं, हमें किसी भी प्रकार के अधिकार नहीं है, हमारे अधिकार वापस दे दीजिए। इंग्लैंड के राजा ने इंग्लैंड की जनता को कुछ अधिकार दिए। इंग्लैंड की जनता को जो कुछ अधिकार दिए वो जिस कागज में लिख कर दिए, जिस लेटर में लिख कर दिए, उस लेटर को इंग्लैंड में मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इंग्लैंड के राजा ने, मैं धीमे धीमे बोल रहा हूँ, इंग्लैंड के राजा ने इंग्लैंड की प्रजा को कुछ अधिकार एक कागज पर लिख कर दिए। जिस कागज पर लिख कर दिए, उस कागज को, उस डॉक्यूमेंट को, उस दस्तावेज को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो जब कभी भी कहीं पर भी लोगों के अधिकारों का जिस पत्र में उल्लेख होता है उसे हम लोग क्या कह देते हैं? मैग्ना कार्टा कह देते हैं। ये एक तरह से उपमा हो गई। जैसे थर्मोपल्ली हल्दी घाटी को कहा जाता है, ये एक उपमा है। ठीक इसी प्रकार से मैग्ना कार्टा भी अधिकार पत्रों के लिए प्रयुक्त की जाने वाली एक उपमा है। इस बात को ध्यान रखिएगा। इंग्लैंड में 1215 में इंग्लैंड के राजा द्वारा इंग्लैंड की जनता को जो अधिकार दिए उसको मैग्ना कार्टा कहते हैं। और भारतीय संविधान का जो भाग 3 है, उस भाग 3 में भारत की जनता के मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। इस वजह से भारतीय संविधान के भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये बात समझ में आई क्या? यस। भाग 3 जो भारतीय संविधान का है, भाग 3 के अंतर्गत भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लेख है, भारत के लोगों के अधिकारों का उल्लेख है। तो जिस तरह से 1215 का मैग्ना कार्टा लोगों के अधिकारों का उल्लेख करता है, उसी तरह से भाग 3 भी भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लेख करता है। इस वजह से इसे भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं। मैं प्रश्न आपके सामने रख रहा हूं, कथन और कारण का प्रश्न है, आप मुझे जवाब दीजिएगा। मेरा प्रश्न आपके सामने मैं रख रहा हूं, उसका आपको जवाब देना है। कथन और कारण का प्रश्न है। प्रश्न कुछ इस तरह से है, लिख दूं ताकि आपको समझ में आ सके। ये कथन है, कथन है भाग 3 संविधान का मैग्ना कार्टा कहलाता है। संविधान का मैग्ना कार्टा कहलाता है या संविधान का मैग्ना कार्टा है, ये कथन है। कारण, मैग्ना कार्टा 1215 में इंग्लैंड की जनता को, इंग्लैंड की जनता को
दिए गए अधिकार हैं। इंग्लैंड की जनता को दिए गए अधिकार हैं। ठीक है दोस्तों, विकल्प 1 कथन सही, कारण भी सही और दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। विकल्प बी कथन सही, कारण सही पर व्याख्या नहीं करते। ऑप्शन सी कथन सही, कारण गलत। ऑप्शन डी कथन गलत, कारण सही। बताइए जरा आंसर क्या है। अभिषेक जी क्या बात है, अभिषेक जी ने तुरंत बता दिया विकल्प नंबर ए। विकल्प नंबर ए एकदम सही कहा। अभिषेक जी कथन व कारण सही है तथा कथन कारण की व्याख्या करता है। क्या बात है, क्या बात है। भगवान सिंह जी भी ए बता रहे हैं, सरोज भी ए बता रहे हैं, पिंटू जी ए बता रहे हैं, गौरव सिंह जी वेरी नाइस, सुमन भी ए बता रहे हैं, रामचंद्र जी विष्णु, रामचरण जी विष्णु ये भी ए, हेमलता जी भी ए, निशा भी ए, जोगिंदर सिंह भी ए, धनराज भी ए। सब बहुत बढ़िया, एकदम सही जवाब दिया आपने। कथन भी सही है, कारण भी सही है और दोनों एक दूसरे की व्याख्या करते हैं। कई सारे मित्र प्रश्न पूछते हैं कि ये व्याख्या वाले प्रश्न हमको समझ में नहीं आते। दोस्तों मेरा एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब भी आप व्याख्या वाले प्रश्न देखें तो इस बात को देखें कि ऊपर लिखा भाग 3 संविधान का मेघना काटा है, ये बात सही है कि नहीं है। तो हमने निश्चय किया कि नहीं ये बात सही है। तो भाग 3 भारतीय संविधान का मेघना काटा क्यों है? क्योंकि 1215 में जो मेघना काटा दिया गया था उसमें अधिकारों का उल्लेख था और भाग 3 में भी अधिकारों का उल्लेख है। इसलिए कथन भी सही है, कारण भी सही है और दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। बहुत अच्छा लगा दोस्तों, सब लोगों ने जवाब ये दे रहे हैं। महेंद्र जी, अभिषेक जी, समिस्ता जी, रोहित दास जी, प्रतिभा जी, सब लोगों का एक आंसर है। बहुत अच्छी बात है। चलिए दोस्तों, अब प्रश्न पहला तो यही है कि ये मूल अधिकार होते क्या है। मूल अधिकार क्या है? मूल अधिकार क्या है? फिर समझना पड़ेगा मानवाधिकार क्या है, ह्यूमन राइट्स क्या है। फिर दोस्तों साथ साथ में ये भी देखना पड़ेगा कि विधिक अधिकार क्या है, लीगल राइट। ये तीनों शब्द अगर हम लोगों ने सही ढंग से समझ लिए तो मेरे हिसाब से मौलिक अधिकार वाला जो टॉपिक है अपने लिए काफी ठीक हो जाएगा। मौलिक अधिकार क्या है, मानव अधिकार क्या है और विधिक अधिकार क्या है, इसका हम लोग आंसर ढूंढ रहे हैं। दोस्तों मूल अधिकार क्या है, इसको जानने से पहले मैं ये चाह रहा हूं कि आप लोग इसको देखें कि मानव अधिकार क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमन राइट्स? मानव अधिकार किसे कहते हैं? तो बहुत ढंग से सुनिएगा। जोगिंदर सिंह जी कह रहे हैं कि सर भाग 3 को मेघना काटा किन्होंने कहा था? मैं जोगिंदर जी इसका आंसर दूंगा अभी। ग्रैनविल ऑस्टिन में किताब का नाम भी लिखवाऊंगा क्योंकि प्रश्न तो ग्रैनविल ऑस्टिन का आएगा नहीं, उसकी बुक के बारे में आएगा, तो अभी बात करते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा देखिएगा। मानव अधिकार क्या है पहले मैं इसको समझा देता हूं। देखिए आप दोस्तों मानव हैं, मैं भी मानव हूं, पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं वो भी मानव है, अमेरिका में जो लोग रहते हैं वे भी मानव है, ऑस्ट्रेलिया में जो लोग रहते हैं वे भी मानव है। मानव के मानव होने के नाते उसे जो अधिकार प्राप्त होते हैं उसे मानव अधिकार कहते हैं। माँ की कोख से जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुआ, पाकिस्तान में पैदा हुआ, भारत में पैदा हुआ, नेपाल में पैदा हुआ या यूरोप में पैदा हुआ। चूंकि वो मानव के रूप में पैदा हुआ तो मानव होने के नाते उसे कई सारे अधिकार अपना आप ही प्राप्त हो गए। आप मुझसे प्रश्न पूछोगे कि उदाहरण देके बताओ, आपका प्रश्न आ सकता है। जैसे कुंदन कुमार जी कहते हैं, बहुत बढ़िया जवाब दिया कुंदन जी आपने, कि जो प्रकृति ने जनता को दिया। क्या बात है, क्या बात है। कुंदन जी ने बहुत जबरदस्त जवाब दिया कि जो प्रकृति ने हमको दिया है वही मानव अधिकार है। जैसे मैं एक मानव के रूप में ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुआ उदाहरण के तौर पर, तो मैं ऑस्ट्रेलिया में पैदा होकर 10 साल बाद में, 20 साल बाद में भारत आया,
तो मैं ऑस्ट्रेलिया का नागरिक हूं इस वजह से मेरे यहाँ अधिकार कम हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। मैं ऑस्ट्रेलिया का नागरिक हूं और भारत में आया हूं तो भी मुझे जीने का अधिकार वैसा का वैसा है जैसा ऑस्ट्रेलिया में। तो जैसे राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार एक मानव अधिकार है। आप मुझसे उदाहरण पूछोगे कि मानव अधिकार का उदाहरण दीजिए, तो मैंने दिया जैसे जीने का अधिकार। चाहे आप पाकिस्तान के भी नागरिक हो तो क्या हुआ, पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है, चीन कोरोना फैला रहा है, दुश्मन देश है। चीन का नागरिक भी आएगा तो ऐसे थोड़ी हम उसको देखते ही मार देंगे। चीन का नागरिक होने की वजह से उसको हम लोग मार नहीं सकते, क्योंकि वो भी मानव है। तो मानव को मानव होने के नाते जो अधिकार प्राप्त होते हैं वो मानव अधिकार कहलाते हैं। जैसे जीने का अधिकार, जिसे कुंदन जी ने कहा कि प्राकृतिक अधिकार, जो नेचर ने हमको अधिकार दिए वो मानव अधिकार कहलाते हैं। ठीक, फिर दोस्तों देखिए, मानव अधिकार कभी किसी देश की सीमाओं से बंधे हुए नहीं होते हैं। जैसे मैंने कहा ना, ऑस्ट्रेलिया का कोई व्यक्ति भारत आएगा या पाकिस्तान का कोई व्यक्ति आएगा, चीन का व्यक्ति आएगा, किसी भी देश की सीमाओं से बंधे हुए नहीं होते हैं मानव अधिकार। और मानव अधिकार किसी भी देश के संविधान के भी मोहताज नहीं होते हैं, उन्हें किसी संविधान की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि उन्होंने मानव के रूप में जन्म ले लिया है तो उन्हें वो अधिकार प्राप्त होंगे ही होंगे। ये कहलाते हैं मानव अधिकार। अभिषेक कह रहे हैं कि प्रकृति निर्मित संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार की परिभाषा सही है क्या? नहीं नहीं नहीं, प्रकृति निर्मित तो हो गए मानव अधिकार, और संविधान द्वारा जो प्रदत्त अधिकार होते हैं वो मौलिक अधिकार कहलाते हैं। तो इसको थोड़ा सा मैं अभी बता दूंगा किस तरह से। प्रकृति ने जो हमको अधिकार दिए, नेचर ने जो हमको अधिकार दिए, जन्म से ही हमको कुछ अधिकार मिल गए, वो कहलाते हैं मानव अधिकार। ना किसी संविधान के मोहताज होते हैं, ना किसी देश की सीमाओं से बंधे हुए होते हैं। चूंकि प्रकृति ने हमको अधिकार दे दिए, उन्हें प्राकृतिक अधिकार कह दीजिए, आप मानव अधिकार कह दीजिए। ये बात समझ में आ गई? चलिए, अब बात आई है कि मूल अधिकार क्या है। दोस्तों, मानव अधिकार एक व्यापक अवधारणा है, व्यापक अवधारणा, जबकि मूल अधिकार एक संकीर्ण अवधारणा है। इसकी तुलना में, मानव अधिकारों की तुलना में मूल अधिकार या मौलिक अधिकार एक संकीर्ण अवधारणा है। इट्स नैरो कॉन्सेप्ट। नैरो किस लिए, संकीर्ण किस लिए? आप तो कहेंगे मूल अधिकार तो बहुत अच्छी बात है, इसको आप संकीर्ण क्यों कह रहे हो? मैं इसकी तुलना में संकीर्ण कह रहा हूं। पाकिस्तान का कोई नागरिक भारत आए, अमेरिका का कोई नागरिक भारत आए और हमारी तरह ही हमारी सरकार से उसी तरह के अधिकारों की अपेक्षा करे, ऐसा संभव नहीं है। अमेरिका का नागरिक अगर भारत आएगा और हमारे तरह ही अधिकारों की मांग करेगा तो ये संभव नहीं है, क्योंकि हमारे जो मूल अधिकार है वो हमारे संविधान ने हमको उपलब्ध करवाए हैं। मूल अधिकार प्राय लगभग मूल अधिकार नागरिकों को प्राप्त होते हैं। पाकिस्तान का नागरिक यहाँ आकर हमारी तरह उतने के उतने अधिकारों का दावा नहीं कर सकता है। मानव अधिकार की तुलना में इस वजह से ये संकीर्ण है। ये केवल नागरिकों को प्राप्त होते हैं, ये संविधान से प्राप्त होते हैं, और यदि मूल अधिकारों का हनन होता है तो उसकी समुचित व्यवस्था भी संविधान में की जाती है। ये सब है मूल अधिकार। इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। रेणु कह रहे हैं कि मौलिक और मूल अधिकार बताए, नहीं, दोनों अलग अलग नहीं है, ये दोनों एक ही है। मौलिक अधिकार कहिए, मूल अधिकार कहिए, अंग्रेजी का शब्द है फंडामेंटल राइट, कोई दिक्कत नहीं है। मोनिका जी कह रहे हैं कि जन्मसिद्ध अधिकार, हाँ, प्रकृति का मतलब भी जन्मसिद्ध अधिकार ही होता है। यशवंत सिंह जी कह रहे हैं कि मानव अधिकारों की सुरक्षा वैश्विक रूप से कौन सी संस्था करेगी? संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के अंतर्गत यूएनएचसीआर नाम की एक संस्था है, वो ये काम करती है। मानव अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित मामलों को देखती है, मानव अधिकारों के हनन से संबंधित मामलों को देखती है, मानव अधिकारों की रक्षा करने का काम करती है। ठीक है, लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं? सर आप एलएलबी हो क्या? अरे भाई, मैं एलएलबी नहीं हूँ, मैं सामान्य सा एमए पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट रह चुका हूँ। चलिए, तो ये बात समझ में आ गई, मूल अधिकार और मानव अधिकार। अब एक प्रश्न खड़ा होता है, विधिक अधिकार। तो जो दोस्त पहले कभी इस टॉपिक को नहीं पढ़े उनके लिए एक खबर है, एक सूचना है। और सूचना तो क्या है, एक फैक्ट है जो सबको पता होता है, फिर भी नोट कर देना चाहिए। और वो क्या फैक्ट है कि हमारा जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन मतलब 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू हुआ उसकी बात कर रहा हूँ।
26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू हुआ, उस समय 7 मौलिक अधिकार थे, 7 मूल अधिकार थे। और आज के दिन भारतीय संविधान में 6 मूल अधिकार हैं। वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं। आप लोग जानते होंगे दोस्तों, नहीं जानते तो कोई बात नहीं। भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद था, अनुच्छेद 31। अनुच्छेद 31 में एक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, राइट टू वेल्थ, राइट टू वेल्थ। इस पर हम लोग जब बात करेंगे, अनुच्छेद 31 पे पहुंचेंगे, तब खैर बात करेंगे ही करेंगे कि संपत्ति का अधिकार क्या था। लेकिन फिलहाल आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि जब संविधान लागू हुआ उस समय 7 मौलिक अधिकार थे। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है या 6 मूल अधिकार है। अनुच्छेद 31 में जो संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार के रूप में था, उसे अब मूल अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 31 में जिस अधिकार का उल्लेख था संपत्ति के अधिकार का, उसे अब मूल अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया गया है। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में अनुच्छेद 31 में उल्लेखित संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया मूल अधिकार के रूप में। आप मुझसे एक प्रश्न पूछ सकते हैं कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि समाप्त कर दिया गया मूल अधिकार के रूप में? ऐसा करना बहुत जरूरी है दोस्तों। अब ये जो अधिकार है वो एक विधिक अधिकार है। अब आपका जो अगला प्रश्न है वो यही है, क्योंकि कॉन्सेप्ट अपने को क्लियर करना है। यस, आपने को कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर करना है। सुनील जी 300A में इसका उल्लेख है, एकदम बात सही कह रहे हैं। तो कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर करें? संपत्ति का अधिकार पहले मूल अधिकार था, अब विधिक अधिकार है। आप क्या कहना चाहते हो? आप कह रहे हो कि 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में अनुच्छेद 31 में उल्लेखित संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया गया, अब एक विधिक अधिकार है। तो क्या फर्क पड़ गया? मूल अधिकार और विधिक अधिकार में क्या अंतर है, इसे समझने की आवश्यकता है। मूल अधिकार और विधिक अधिकार में क्या अंतर है? संजना जी कह रहे हैं कि ये एक कानूनी अधिकार है। कानूनी कहिए, विधि कहिए, एक ही बात है, लेकिन अंतर क्या है? अंतर क्या है शिल्पा जी? विधिक अधिकार, कानूनी अधिकार दोनों एक ही बात है। मौलिक अधिकार और विधिक अधिकार में अंतर क्या है? एक, और संपत्ति का अधिकार इस संशोधन से पहले मूल अधिकार था और आजकल विधिक अधिकार है। इससे क्या फर्क पड़ा? फर्क क्या पड़ा? मेरे हिसाब से मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अगर इस कॉन्सेप्ट को अगले 3-4 मिनट में आप समझ गए तो आपको अनुच्छेद 32 एकदम समझ में आ जाएगा। कैसे दोस्तों? जरा देखिएगा। मूल अधिकारों या मौलिक अधिकारों का अगर हनन होता है, मूल अधिकार या मौलिक अधिकारों का अगर हनन होता है, तो ऐसी स्थिति में आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, आप उच्चतम न्यायालय में जा सकते हैं और उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत हमारे उन मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए 5 प्रकार की याचिकाएं जारी कर सकता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, अगर दिक्कत है तो मैं रुक जाऊंगा, इसको वापस समझा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ये कह रहा हूं दोस्तों, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स दे रखे हैं, जो मूल अधिकार दे रखे हैं, उन मूल अधिकारों का यदि हनन होता है तो ऐसी स्थिति में उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत उन मूल अधिकारों की रक्षा करने के लिए 5 प्रकार की याचिकाएं जारी कर सकता है। ये 5 प्रकार की याचिकाएं क्या है उस पर अभी प्रश्न मत पूछना, जब अनुच्छेद 32 पढ़ेंगे तब आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मूल अधिकारों का हनन होता है तो उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत 5 याचिकाएं जारी कर सकता है। लेकिन दोस्तों, लेकिन अगर विधिक अधिकार का हनन होता है, अगर संविधान में कोई भी ऐसा अधिकार
जो मौलिक अधिकार के रूप में इंक्लूड नहीं है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 12 से 35 के बीच नहीं है, संविधान में भले ही हो लेकिन अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में नहीं है, मौलिक अधिकार में रूप में उल्लेखित नहीं है, विधिक अधिकार के रूप में उल्लेखित है, तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट विधिक अधिकार की रक्षा के लिए किसी भी प्रकार की कोई याचिका जारी नहीं करेगा। यस, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सरोज कह रहा है कि मूल अधिकारों का हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन विधिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो सुप्रीम कोर्ट की शरण नहीं ले सकते। एकदम सही जवाब दिया सरोज आपने। मूल अधिकारों का हनन होगा तो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 याचिकाएं जारी करेगा, और ऐसे अधिकार जो मूल अधिकार के रूप में उल्लेखित नहीं है, ऐसे अधिकार जो मूल अधिकारों के अलावा है, जिसे आप विधिक अधिकार कह रहे हैं, जिसे कानूनी अधिकार कह रहे हैं, अगर उनका हनन होता है तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट किसी भी प्रकार की याचिका जारी नहीं करेगा अनुच्छेद 32 के तहत। ये सबसे बड़ा फर्क है। आप मुझसे प्रश्न करेंगे, आपका प्रश्न मुझे मालूम है अगला क्या आने वाला है। आप कहेंगे सर कोई विधिक अधिकार का उदाहरण दीजिए। तो दोस्तों विधिक अधिकार का उदाहरण दे रखा ना, संपत्ति का अधिकार आज के दिन मूल अधिकार नहीं है, संपत्ति का अधिकार आज के दिन विधिक अधिकार है। संपत्ति के अधिकार का अगर हनन होता है, सरकार आपके घर से कुछ जमीन ले लेती है, सरकार आपसे कोई मकान ले लेती है, तो ऐसी स्थिति में आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में तभी जाओगे जब मौलिक अधिकारों का क्या होता है, हनन होता है। विधिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट किसी भी प्रकार से कोई याचिका अनुच्छेद 32 के तहत जारी नहीं करता है। इजाज अहमद कह रहे हैं इसका मतलब ये हुआ कि अगर संपत्ति के अधिकार का हनन हो तो हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। यस यस, एकदम एजाज, आप मतलब सही समझे हैं। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा बंद है विधिक अधिकारों के लिए। मैं आपको एक एग्जांपल देकर बताता हूं दोस्तों, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, मेरे हिसाब से आपका कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। एक एग्जांपल है, आप लोग जानते हैं दोस्तों कोरोना एक महामारी है। महामारी अधिनियम 1897 के तहत भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने कोरोना को महामारी घोषित किया है। ठीक, आप लोग दोस्तों ये भी जानते हैं कि हमारे देश में आपदा प्रबंधन अधिनियम, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत कोरोना को हम लोगों ने आपदा भी घोषित किया है। कोरोना को आपदा घोषित करने, कोरोना को महामारी घोषित करने से पूरी परिस्थितियां बदल गई है। आप कहेंगे कैसे परिस्थितियां बदल गई है? परिस्थितियां ऐसी बदल गई है दोस्तों कि कोरोना को महामारी और आपदा घोषित कर देने की वजह से इन दोनों कानून के तहत सरकार के पास कई प्रकार का पावर आ गया है। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि सरकार ने, भारत सरकार ने, विभिन्न राज्यों की राज्य सरकारों ने बहुत सारे होटल्स, जो बड़े बड़े होटल्स थे, सरकारों ने उन होटल्स को कुछ दिनों के लिए अधिग्रहित कर लिया। बहुत बड़े बड़े प्राइवेट कॉलेजेस जो है, सरकार ने उन कॉलेजेस को कुछ दिनों के लिए अधिग्रहित कर लिया। अधिग्रहित करने का मतलब है अपने पास ले लिया। सरकार ने होटल के मालिक को इन अधिनियमों के तहत लेटर देकर कह दिया कि ये होटल अगले 4 महीने तक हमारे पास रहेगा, ताकि सरकार उसे कोरोना जो पॉजिटिव जो पेशेंट है उनको वहाँ पर रख सके। अब आप कहेंगे मैं होटल का मालिक हूँ, मैं इस कॉलेज का मालिक हूँ, ये मेरा धर्मशाला है, ये मेरा बहुत बड़ा स्कूल का जो भवन है, सरकार ऐसे कैसे ले सकती है? मेरा भवन है, मैंने करोड़ों रुपए खर्च किए, ऐसा सरकार नहीं कर सकती। आप मुझसे ऐसा कह सकते हो। लेकिन दोस्तों आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 और महामारी अधिनियम 1897 ये दोनों फिलहाल लागू है। और ये जो आप कह रहे हो ना कि मैं होटल का मालिक हूँ, मैं स्कूल का मालिक हूँ, कॉलेज का मालिक हूँ, ये मेरा संपत्ति का अधिकार है, तो अगर आपके इस अधिकार का हनन हुआ है कि आपकी संपत्ति को सरकार ने कुछ समय के लिए अधिग्रहित कर लिया, आपकी होटल को ले लिया, आपके रेस्टोरेंट को ले लिया, आपका भवन को ले लिया, आपकी बिल्डिंग को ले लिया, आपकी ज़मीन को ले लिया, इवन आपकी गाड़ी को भी ले सकती है। आपके पास अगर कार है, कोई बस है, सरकार उसे भी कुछ समय के लिए इस संकट में ले सकती है। आप कहेंगे मेरा तो संपत्ति के अधिकार का हनन है, मैं जाता हूँ सुप्रीम कोर्ट। नहीं जा सकते हैं, क्योंकि
तो आपका अच्छा वीडियो रुक गया, आप ऐसा कह रहे हैं मुझे, कुछ चिंता मत कीजिए, वीडियो वापस ऑन हो गया है। थोड़ा सा कई बार टावर की प्रॉब्लम हो जाती है दोस्तों। आपका जो प्रश्न था कि मोदी जी ने आपातकाल क्यों नहीं लगाया, देखिए जब आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 और महामारी अधिनियम 1897 के तहत सरकार के पास ऐसी बहुत सारी पावर्स आ गई है, तो मुझे लगता है कि शायद सरकार ने आपातकाल लगाना आवश्यक नहीं समझा होगा। और वैसे आपको बता दें, आपातकाल बहुत खतरनाक स्थिति होती है। हमारे मौलिक अधिकार किस तरह से सस्पेंड कर दिए जाते हैं, किस तरह से निलंबित कर दिए जाते हैं, उस विषय पर हम लोग जब राष्ट्रपति टॉपिक पढ़ेंगे तब हम बात करेंगे। तो मेरे हिसाब से दोस्तों वीडियो वापस चलने लग गया है। युजवेंद्र जी त्रैम्याम मत कीजिएगा, बीच में कई बार व्यवधान आ जाता है। तो वीडियो शायद मेरे हिसाब से वापस ऑन हो गया है, चिंता मत कीजिए आप। तो हम लोग ये इस तरह से बात को कर रहे थे, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें। मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत याचिका जारी करता है। विधिक अधिकारों की रक्षा के लिए आपको सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखना ही नहीं है। चलिए अब अगले टॉपिक मौलिक अधिकारों में अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। दोस्तों एक बहुत महत्वपूर्ण बात शेयर करना चाह रहा हूँ, और वो बात है, अक्सर ये कहा जाता है कि मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध में प्राप्त है। मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध में प्राप्त है, यानी स्टेट के खिलाफ में प्राप्त है। इसको बहुत ध्यान से सुनना है, ठीक है, इसको देख लीजिएगा जरा। राज्य के विरुद्ध में प्राप्त है, इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है दोस्तों, मैं याद कीजिएगा जब हम लोगों ने पहली बार राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक समझौते का सिद्धांत देखा था, तो उस समय आपको बताया गया था सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के अंतर्गत क्या बताया गया। बहुत ध्यान से सुनना, कॉन्सेप्ट है और उसमें एक नई बात भी जोड़ने वाला हूं जो शायद ऑफलाइन क्लासेस में कभी आपने नहीं सुनी होगी। वो बात ही मैं शेयर करना चाह रहा हूं, और वो बात क्या है उसको जरा देखिएगा। राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक समझौते का जो सिद्धांत है वो हॉब्स, लॉक और रूसो ने दिया। ये मतलब इसका समर्थन करते हैं। हॉब्स, लॉक और रूसो, ये तीनों लोग सामाजिक समझौते का सिद्धांत का समर्थन करते हैं। सामाजिक समझौता सिद्धांत अगर आपको समझ में नहीं आए तो मुझे बोलिएगा। क्लास कुछ भी मिस नहीं हुई है, जहां आपकी क्लास स्टॉप हुई वहीं से मैंने वापस क्लास स्टार्ट करी है, इसलिए चिंता मत करिएगा। तो सामाजिक समझौता हॉब्स, लॉक और रूसो ने मिलकर दिया था। क्या है ये सामाजिक समझौता का सिद्धांत? मैंने शुरुआती क्लासेस में आप लोगों को बताया कि जब मानव सभ्यता पहली बार दुनिया में अस्तित्व में आई, उस समय हमारा समाज में मत्स्य न्याय प्रचलित था। मत्स्य न्याय मतलब जैसे समुद्र में मछली को जब भोजन प्राप्त नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में बड़ी मछली छोटी मछलियों को खाने लग जाती है। इस प्रकार के न्याय को क्या कहते हैं? मत्स्य न्याय। आप भी दोस्तों कभी देखते होंगे समाज में, गांव में, अपनी कॉलोनी में, अपने मोहल्ले में, कि जो ताकतवर लोग होते हैं वो कमजोर लोगों का शोषण करते हैं, तो उसे हम लोग लोकतंत्र नहीं कहते हैं। आप हमेशा ध्यान रखिए दोस्तों, मत्स्य न्याय और लोकतंत्र एक दूसरे के खिलाफ है। लोकतंत्र का मतलब सबको बराबरी का अवसर मिलना चाहिए, और मत्स्य न्याय का मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी जो बड़े लोग हैं, जो ताकतवर लोग हैं, वो कमजोर लोगों का शोषण करेंगे। इसे कहते हैं मत्स्य न्याय। इस प्रकार का न्याय समाज में इनिशियल स्टेज में प्रचलन में था। इस मत्स्य न्याय को रोकने के लिए समाज के मौजिज लोगों ने एक बैठक की और कहा कि इस तरह से अगर हम लोग एक दूसरे को काटते रहे, मारते रहे, उनका अन्न, उनका धन, उनकी संपत्ति, उनकी स्त्रियों को अगर छीनते रहे, तो मानव सभ्यता समाप्त हो जाएगी। यहाँ तक ठीक? तो सब लोगों ने मिलकर एक समझौता किया, जिसे हम लोग सामाजिक समझौता कहते हैं। क्या समझौता किया? जो ताकतवर है वो भी अपने अधिकार छोड़ देगा, जो कमजोर है उनको जितने भी छोटे बड़े जो भी अधिकार है वो भी छोड़ देगा, और एक नई व्यवस्था की स्थापना करेंगे, और जो व्यवस्था स्थापित होगी वो ही समाज को संचालित करने का काम करेगी। जो व्यवस्था स्थापित की गई उसी को दोस्तों हम लोग राज्य कहते हैं। सब लोगों ने मिलकर अपने अधिकार सरेंडर कर दिए,
अपने अधिकार किसी को दे दिए, जिस संस्था को दिए उसे हम लोग राज्य कहते हैं। तो रवि जी कह रहे हैं लोकतंत्र को बढ़ावा दे सकते हैं। राज्य की स्थापना का इसे सामाजिक समझौता का सिद्धांत कहते हैं। लोगों ने मिलकर समझौता किया कि अब हम लोग एक दूसरे का शोषण नहीं करेंगे, व्यवस्था को बनाए रखेंगे, एक दूसरे को प्रताड़ित नहीं करेंगे, एक दूसरे की स्त्रियों को, धन को, अन्न को, संपत्ति को नहीं छीनेंगे, व्यवस्था बनाएंगे। उस व्यवस्था जो बनी, उस व्यवस्था का नाम क्या है? राज्य है। और इसे राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक समझौते का सिद्धांत कहते हैं। अनिल जी कह रहे हैं सर आप नोट्स लिख पाते हैं क्या? ऑब्वियसली जो महत्वपूर्ण बात होती है उनको हम लोग लिख भी रहे हैं, साथ साथ में स्पीड को भी इतनी धीमी कर रखा कि आपको बात समझ में आ सकती है। राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक समझौते का सिद्धांत हॉब्स, लॉक और रूसो ने मिलकर दिया, वो मैंने आपके सामने रखा। लोगों ने अपने अधिकार किसको दे दिए? राज्य को दे दिए। ये राज्य नाम की संस्था आ गई। अब क्या हुआ दोस्तों, मेरा शोषण पहले मेरे से जो ताकतवर व्यक्ति था वो कर रहा था, अब हमने मिलकर राज्य की स्थापना की। थोड़े समय बाद में इस राज्य ने शोषण करना शुरू कर दिया, यानी सरकार ने शोषण करना शुरू कर दिया। आम जनता बेचारी वैसी की वैसी रही और शोषण का जो नया उपकरण है वो राज्य आ गया। ऐसी स्थिति में सब लोगों ने मिलकर इस राज्य के खिलाफ में संघर्ष किया, राज्य के खिलाफ में क्रांति की और राज्य को कहा कि हमारा अधिकार वापस दो। धीरे धीरे राज्य ने लोगों के वापस उनके अधिकार देने शुरू कर दिए और राज्य के द्वारा ये जो अधिकार दिए गए उन्हीं अधिकारों को हम लोग मौलिक अधिकार कहते हैं। मदन जी कह रहे हैं लोकतंत्र और सामाजिक समझौते में क्या अंतर है? देखिए, लोकतंत्र का मतलब तो एक ऐसी व्यवस्था जिसमें जनता को पार्टिसिपेट करने का, भागीदारिता का मौका मिलता है, और सामाजिक समझौता का मतलब तो ये है कि लोगों ने अपने हितों के लिए, व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एक समझौता किया, उसी को हम लोग राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक समझौता कहते हैं। चित्रा जी का प्रश्न है कि राज्य के विरुद्ध प्राप्त है, ये समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, उसी को मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपके सामने रखूं। तो राज्य की स्थापना का ये सामाजिक समझौता का सिद्धांत आपको समझ में आ गया होगा। लोगों ने अपने अधिकार जिस संस्था को दिए, राज्य को दिए, वो भी समझ में आ गया होगा। राज्य ने लोगों का शोषण करना शुरू कर दिया तो लोगों ने राज्य के खिलाफ में क्रांति की, तब जाकर राज्य ने धीरे धीरे लोगों को अपने अधिकार देने वापस शुरू कर दिए। एक्चुअली में ये जो मूल अधिकार है, ये जो मूल अधिकार की जो अवधारणा है, वो अवधारणा के बीच में दो पार्टी है, एक है राज्य और दूसरा है ये व्यक्ति। ये जो व्यक्ति है वो चाहता है कि उसे अधिक से अधिक अधिकार मिले, और ये जो राज्य है वो ये चाहता है कि अधिक से अधिक अधिकार उसके पास रहे। राज्य और व्यक्ति के बीच में संघर्ष चलता है। किस बात को लेकर? व्यक्ति चाहता है उसे ज्यादा अधिकार मिले, राज्य चाहता कि नियंत्रण ज्यादा रहे, लोगों को कम से कम अधिकार दिए जाए। राज्य और व्यक्ति के इस संघर्ष में लोगों को जो कुछ भी मिला उसे हम लोग मूल अधिकार कहते हैं। ठीक है, जावेद कह रहे हैं मत्स्य न्याय क्या है? अरे भाई, मत्स्य न्याय मतलब जैसे समुद्र में बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, ठीक उसी प्रकार से जब जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली जब संस्कृति स्थापित हो जाती है उसे हम लोग मत्स्य न्याय कहते हैं। ओके, शिल्पा जी कह रहे हैं अब क्लियर हो गया। रवि कह रहे हैं कि राजतंत्र व लोकतंत्र में अंतर क्या? अरे भाई, राजतंत्र में तो दो तीन बातें होती है कि राजा के मुंह से जो बात निकल गई वो कानून है। राजतंत्र में कानून नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। राजतंत्र में राजा का बेटा राजा बनता है, वंशानुगत होता है। राजतंत्र में कोई व्यवस्था नहीं होती है, आप यूं भी कह दीजिए। लोकतंत्र इसके विपरीत जनता का होता है। लोकतंत्र मतलब हम पर शासन कौन करेंगे इसको हम तय करेंगे, जबकि राजतंत्र का मतलब राजा का बेटा राजा बनेगा, वो अयोग्य है योग्य, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये पहले से तय हो रखा है कि हमारे ऊपर शासन कौन करेगा, वो राजतंत्र है। लोकतंत्र का मतलब जनता खुद तय करेगी हम पर शासन कौन करेगा। लोकतंत्र का मतलब हमारे ऊपर कानून कैसा बनेगा इसको हम तय करेंगे। और राजतंत्र का मतलब राजा के मुंह से निकल गया, बस यही कानून है। राजा ने कहा इस व्यक्ति की हत्या कर दी, चलो मौत दे दो इसको, ये कानून। राजा ने कहा इस व्यक्ति की हत्या कर दी, बरी कर दो, कोई नियम कायदे नहीं, दैट इज राजतंत्र। चलिए,
ठीक है, मुझे सारे प्रश्न दिखाई दे रहे हैं आपके। ओके, अब देखिए मैं दोस्तों इस कॉन्सेप्ट पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा हूं क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है। अगर ये आपको समझ में नहीं आया तो हरगिज़ भी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12 समझ में नहीं आएगा। मैं ये कह रहा हूं दोस्तों कि हमारे जो मौलिक अधिकार है वो राज्य के खिलाफ में है, सरकार के खिलाफ में है। सरकार चाहती है अधिक से अधिक नियंत्रण और हम चाहते हैं अधिक से अधिक अधिकार। हमारा और सरकार के बीच में, हमारा और राज्य के बीच में जो संघर्ष होता है, जो विवाद होता है, जो लड़ाई होती है, उस लड़ाई से जो हमें मिला उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मूल अधिकार कहते हैं। इस वजह से मैं अक्सर ये कहता हूं कि मूल अधिकारों की प्रकृति जो है वो निषेधात्मक होती है, निषेधात्मक। अक्सर मैं ये कहता हूं मूल अधिकार जो है वो राज्य के विरुद्ध में प्राप्त है। मूल अधिकार, मैं ये कह रहा हूं कि मुझे रोजगार प्राप्त करने का अवसर है, तो राज्य मेरे रोजगार के प्राप्त करने का समान अवसर को रोक सकता है। इस वजह से मेरे मौलिक अधिकार जो है वो किसके विरुद्ध है, राज्य के विरुद्ध है। मेरे मौलिक अधिकार आपके विरुद्ध नहीं है, आपके मौलिक अधिकार मेरे विरुद्ध नहीं है। हमारे सबके मौलिक अधिकार किसके विरुद्ध है, राज्य। क्योंकि सरकार जो है वो कम से कम अधिकार देना चाहती है और हम अधिक से अधिक अधिकार लेना चाहते हैं। दो पार्टी है, एक तरह से दो पार्टी, एक आप और हम लोग हैं और दूसरी तरफ में राज्य है। इस वजह से मौलिक अधिकार किसके विरुद्ध में प्राप्त होते हैं, राज्य के विरुद्ध में प्राप्त होते हैं। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब देखिए मैं एक और कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहता हूं। आप मुझे ये पूछ सकते हैं कि ये आपने क्यों लिखा, कौन सा वाला शब्द, कि मौलिक अधिकारों की जो प्रकृति है वो निषेधात्मक होती है, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। मेरे हिसाब से ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। अधिकांश मौलिक अधिकार देखिएगा, अभी हम लोग 14, 15, 16 जब पढ़ेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा। अधिकांश मौलिक अधिकारों में आपको क्या लिखा हुआ मिलेगा, नहीं नहीं नहीं। आप कहेंगे क्या मतलब है। एक दोस्तों देखिए, मैं अगर आपको ये कहता हूं, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को, मैं कॉन्सेप्ट को क्लियर करता हूं। मैं अगर आपको ये कहता हूं कि अगर आप आरएस बनना चाहते हैं तो आपको ये किताब पढ़नी चाहिए, अगर आप आरएस बनना चाहते हैं तो आपको इस तरह से पढ़ना चाहिए, अगर आप आरएस बनना चाहते हैं तो आपको ये खाना खाना चाहिए, अगर आप आरएस बनना चाहते हैं तो आपको ये दवाई पीनी चाहिए, अगर आप आरएस बनना चाहते हैं तो आपको ये पुस्तक पढ़नी चाहिए, यहाँ कोचिंग करनी चाहिए। ये तो हो गया एक सकारात्मक बात। और मैं अगर इसका उल्टा बोलता हूँ कि अगर आप आरएस बनना चाहते हैं तो ये किताब मत पढ़िए, आप इस तरह से मत सोइए, आप इतने घंटे मत सोइए, आप उससे बातचीत मत करिए, उसके घर पर मत जाइए, हर जगह मैं नहीं 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 कहूँगा, तो इसका मतलब ये कैसी बात हो गई, निषेधात्मक। अगर दोस्तों आप मौलिक अधिकार पढ़ेंगे, अनुच्छेद 14 से लगाकर 30 तक हर जगह पर एक बात लिखी हुई मिलेगी, नहीं नहीं। जैसे अनुच्छेद 14, सभी को विधि के समक्ष समानता है, तो राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ असमान व्यवहार नहीं कर सकता है। जैसे अनुच्छेद 15, सभी व्यक्तियों को शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश करने का अधिकार है। राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 16 पढ़ोगे, सभी व्यक्तियों को रोजगार का समान अवसर है, लेकिन राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, निवास के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर रोजगार के अवसरों में भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 17 को पढ़िए, राज्य लोगों के साथ अस्पृश्यता का व्यवहार नहीं करेगा। अनुच्छेद 18 को पढ़िए, राज्य उपाधियों पर रोक लगाएगा, कोई भी व्यक्ति इस तरह की उपाधि का प्रयोग नहीं कर सकता। हर जगह नहीं 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 लिखा हुआ है। इस वजह से इनकी प्रकृति क्या है, निषेधात्मक है। ये मेरी बात को आप लोग समझे क्या। सूरज जी कह रहे हैं कि सर निषेधात्मक और नकारात्मक में कुछ अंतर है क्या। सूरज जी प्रश्न आपका ठीक है। एक्चुअली में नकारात्मक थोड़ा सा ज़्यादा नकारात्मक लगता है। निषेधात्मक में का मतलब होता है रोकना, तो निषेधात्मक ज़्यादा अच्छा शब्द है। नकारात्मक शब्द का भी प्रयोग करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर निषेधात्मक ज़्यादा अच्छा शब्द है। अधिकांश मौलिक अधिकारों की प्रकृति निषेधात्मक होती है, इसको थोड़ा सा जानना है। आकांक्षा कह रही है सर ये नेगेटिव नेचर के भी होते हैं। नेगेटिव नेचर का मतलब ये निषेधात्मक है, नकारात्मक होना है। निशा कह रहे हैं कि निषेध यानी रोक लगाना, यस ऑब्वियसली। चलिए ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। लेकिन दोस्तों मैं एक बात और कहना चाहता हूं। बहुत मैंने कहा पॉलिटी हम लोग नए सिरे से पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं जो बात अगले 2-3 मिनट में आपसे शेयर करना चाह रहा हूं
उसको, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि पॉलिटी नए सिरे से पढ़ रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब देखिए, मैंने कहा मौलिक अधिकार हमको राज्य के विरुद्ध में प्राप्त है। राज्य क्या होता है अभी हम लोग देखने वाले हैं 5 मिनट के अंदर अंदर। दोस्तों ध्यान रखना, कुछ मौलिक अधिकार जो ऐसे हैं वो व्यक्तिगत भी होते हैं। व्यक्तिगत कैसे? जैसे मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद है 17, आर्टिकल 17। अगर समझ में नहीं आए तो मुझसे वापस पूछना। अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता पर निषेध, अस्पृश्यता पर निषेध। ठीक है दोस्तों, या अस्पृश्यता का निषेध। देखिए, मैंने कहा मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध में प्राप्त होते हैं, इसका मतलब राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ अस्पृश्यता का व्यवहार नहीं कर सकता है, छुआछूत का व्यवहार नहीं कर सकता। इसका मतलब यही हुआ। लेकिन दोस्तों, क्या मैं आपके साथ छुआछूत कर सकता हूं? क्या मैं आपके साथ अस्पृश्यता कर सकता हूं? क्या नहीं कर सकता हूं। इसका मतलब यह हुआ कि सारे मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध प्राप्त है, उसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन कुछ मौलिक अधिकार व्यक्तियों के भी विरुद्ध प्राप्त है। मैं आपके साथ छुआछूत नहीं कर सकता हूं, आप मेरे साथ छुआछूत नहीं कर सकते। इसका मतलब कुछ मौलिक अधिकार व्यक्तिगत भी होते हैं। क्या मेरी बात को आप लोग समझ पा रहे हैं? इसको थोड़ा बहुत ध्यान से सुनिएगा। विद्या जी कह रहे हैं सर आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। मेरा सबसे निवेदन है कि इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं कह रहा हूं कि राज्य हमारे साथ छुआछूत नहीं कर सकता, ओके, पर क्या मैं आपके साथ छुआछूत कर सकता हूं? क्या नहीं कर सकता। आप मेरे साथ छुआछूत नहीं कर सकते, मैं आपके साथ छुआछूत नहीं कर सकता। इसका सीधा सा मतलब है कुछ मौलिक अधिकार क्या हो गए? व्यक्तिगत भी हो गए। ये ध्यान रखना, बहुत अच्छा प्रश्न आएगा। एजाज पूछ रहे हैं कि राज्य का मतलब क्या है, अभी बात कर रहे हैं 2 मिनट में। एक बात। दूसरी बात देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद है 23, पढ़ेंगे हम लोग। बेगार प्रथा पर रोक लगाता है, बेगार प्रथा पर रोक। बेगार प्रथा यानी फोर्स्ड लेबर, फोर्स्ड लेबर। इसको भी हम बहुत ढंग से पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। दोस्तों सरकार हमसे बेगार नहीं करवा सकती, हम अच्छी तरह से जानते हैं। राज्य हमसे बेगार नहीं करवा सकता, हम अच्छी तरह से जानते हैं। तो क्या मैं आपसे बेगार करवा सकता हूं, या आप मुझसे बेगार करवा सकते हैं? क्या हमारे घरों में हम लोग अपने खेतों में काम करने के लिए किसी व्यक्ति को मजदूर के रूप में बुलाएं और उसे दिन भर काम करवाएं और उसको बिना पैसे देकर उसको बेच सकते हैं? क्या नहीं बेच सकते। बेगार प्रथा पर रोक जो अनुच्छेद 23 के तहत लगाई गई है वो भी एक व्यक्तिगत अधिकार है। यानी कोई भी व्यक्ति किसी से बेगार भी नहीं करवा सकता। तो हर मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध में प्राप्त है, ये ठीक बात है, लेकिन कुछ एक मौलिक अधिकार ऐसे भी हैं जो व्यक्तिगत है। मेरी बात को आप लोग समझ पाए कि नहीं पाए? हाँ, निशा कह रहे हैं कि सर ठीक है, समझ में आ रहा है। अच्छा ओके, रावल जी कह रहे हैं कि सर गांव में तो आज भी अनुच्छेद 17 का भरपूर उल्लंघन हो रहा है। तो रावल जी भरपूर उल्लंघन हो रहा है तो आप कोर्ट को तो बैठे बैठे सपना आएगा नहीं कि कहाँ पर उल्लंघन हो रहा है। आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा ना, आपको हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा, आपको सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा। मेरा यस, बहुत बढ़िया बात कही है कुलदीप जी ने कि सर कुछ मौलिक अधिकार व्यक्तिगत भी होते हैं। दोस्तों प्रश्न आजकल ऐसे आएंगे, आप क्या सोचते हैं कि प्रश्न ऐसे आएंगे कि विधि के समक्ष समानता का उल्लेख कहां पर है, छुआछूत का उल्लेख कहां पर है, बेगार प्रथा का उल्लेख कहां पर है? ऐसे प्रश्न मेरिट नहीं बनाते हैं दोस्तों, ऐसे प्रश्न आते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। मेरिट कौन से प्रश्न बनाएंगे? मेरिट प्रश्न बनाएंगे मौलिक अधिकारों के संदर्भ में सही कथन को छांटिए, गलत कथन को छांटिए, ऐसे प्रश्न आते हैं। फिर वहां पर विकल्प दे देंगे आपके सामने और जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा वो सही कर पाएगा। जैसे मौलिक अधिकारों का उल्लेख भाग 3 में है जिसे संविधान का मेघना कार्टा कहते हैं। नंबर 2, सभी मौलिक अधिकार केवल राज्य के विरुद्ध में होते हैं, कोई मौलिक अधिकार व्यक्तिगत नहीं होता है। ये गलत है दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं कि मौलिक अधिकार नो डाउट राज्य के विरुद्ध में प्राप्त हैं, लेकिन कुछ एक मौलिक अधिकार ऐसे भी हैं जो कि व्यक्तिगत होते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया अनुच्छेद 17 का जो कि छुआछूत की बात करता है।
जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया अनुच्छेद 23 का, जो कि बेगार की बात करता है। ना हम अपने घरों पर बेगार करवा सकते हैं। आप ये थोड़ी कह देंगे, जरा सोचिएगा, कल्पना कीजिएगा दोस्तों, कि हमको तो सर ने कहा था कि मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध में प्राप्त है, और 10 मजदूरों को आप अपने खेत पर लेके चले गए, पूरे दिन भर काम करवाया और शाम को कह दिया भाग जाओ, कोई पैसे नहीं है। वो कहेंगे अरे तुम मुझसे बेगार करवा रहे हो, मैं तुम्हारे खिलाफ में केस कर दूंगा, तुम मुझसे बेगार नहीं करवा सकते। तब आप ये मत कह देना कि मैं कोई राज्य थोड़ी हूँ, मैं कोई सरकार थोड़ी हूँ, मैं तो ऐसा कर सकता हूँ, क्योंकि मौलिक अधिकार तो केवल राज्य के विरुद्ध में प्राप्त होते हैं। ऐसा नहीं है। मौलिक अधिकार व्यक्ति के भी खिलाफ में प्राप्त हो सकते हैं। ये बात आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। यस, शशि जी कह रहे हैं कि सर कुछ फंडामेंटल राइट्स व्यक्तिगत होते हैं। तो ये जो 1 घंटे की जो दोस्तों क्लास रही है, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि जो आपको हमेशा याद रहे, वो है मौलिक अधिकार व्यक्तिगत भी होते हैं। जैसे लक्ष्मण जी कह रहे हैं सर अनुच्छेद 21 जीने का अधिकार। यस, कितना बढ़िया एग्जाम्पल दिया है कि मैंने कहा कि मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध में प्राप्त होते हैं, तो हमारा जो जीने का अधिकार है वो राज्य छीनेगा नहीं, सरकार हमको मार नहीं सकती है, तो मैं मार दूं या आप मुझे मार दें, ऐसा नहीं हो सकता है। तो अनुच्छेद 17 है, अनुच्छेद 21 है, अनुच्छेद 23 है, ये सब क्या होते हैं, व्यक्तिगत भी प्राप्त होते हैं। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए। अब दोस्तों एक बार बार प्रश्न पूछा जा रहा है कि मेग्ना कार्टा किसने कहा मौलिक अधिकारों को। दोस्तों ग्रेनविल ऑस्टिन, नोट कर लीजिएगा, ये ग्रेनविल ऑस्टिन अमेरिका के इतिहासकार है, अमेरिकी इतिहासकार। अमेरिकी इतिहासकार है ग्रेनविल ऑस्टिन। भारत के संविधान का सबसे बढ़िया अगर किसी ने अध्ययन किया है तो ग्रेनविल ऑस्टिन ने किया। मैं बाहर के स्कॉलर की बात कर रहा हूं। वर्ष 2011 में इनको पद्मश्री भी दिया गया था, ये सब नोट कर लेना आप। और 2014 में इनका निधन हुआ। 2011 में भारत सरकार ने इनको पद्मश्री दिया, 2014 में इनका निधन हुआ। ग्रेनविल ऑस्टिन ने इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उस पर 2 किताबें लिखी हैं, और दोनों किताबें गजब की किताबें हैं। जिन लोगों का बड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट है संविधान के बारे में और ज़्यादा पढ़ने का, फर्दर स्टडी का, तो ऑस्टिन की जो किताबें हैं उनकी दोनों किताबों के मैं नाम लिख रहा हूँ। दोनों किताबों के आप नाम नोट कर देना। अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। आजकल मैच करने के संदर्भ में जो प्रश्न बनते हैं उसमें ऑस्टिन ने अपनी किताबों में नीति निदेशक तत्व और मौलिक अधिकार दोनों को भारतीय संविधान की आत्मा कहा था। ये थोड़ा ध्यान रखना। और उन्होंने ही मेग्ना कार्टा शब्द का प्रयोग किया था मौलिक अधिकारों के लिए। तो ग्रेनविल ऑस्टिन, पद्मश्री मिल रखा है, 2014 में निधन हो गया। दोनों किताबें कौन सी है? नंबर 1 लिख लीजिएगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉर्नर स्टोन ऑफ द नेशन। कॉर्नर स्टोन यानी आधारशिला। एक तो किताब थी उनकी ये, बहुत अच्छा प्रश्न बनता है। और दूसरा वर्किंग ऑफ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। ये दोनों किताबों के नाम नोट कर लीजिए। ऑस्टिन की है, अक्सर ऐसे प्रश्न बनते हैं। तो बस दोस्तों 10 मिनट का ब्रेक ले लेता हूँ। उस ब्रेक के बाद वापस आपसे मिलता हूँ और फिर भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12-13 से प्रारंभ करते हैं। फिर इसके बाद में हम लोग 14, मैंने आपको पहले से कह रखा, लगभग 12 घंटे की क्लास इस विषय पर है। तो थैंक यू वेरी मच। 10 मिनट का ब्रेक, वापस मिलते हैं।